हेलो एवरीवन, आज हम एक और नया पार्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का। लास्ट क्लास में हमने सारे कॉमन डिजीजेस पढ़ लिए, इम्यूनिटी पढ़ लिया, हमने एड्स एंड मलेरिया भी कवर कर लिया और आज मैं आपको बताऊंगी कैंसर। अब देखो, कैंसर एक ऐसी डिजीज है जो अभी आज की स्टेज पे चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, आपने हर जगह वो देखा होगा। काफी ज्यादा अवेयर है लोग इस डिजीज के बारे में, क्योंकि इतनी ज्यादा ये कॉमन हो चुकी है। इतने लोग, अब ये इसमें छोटे वाले ग्रुप, एज ग्रुप के भी हैं, ठीक है, जो छोटे लोग होते हैं, 21 से 25 साल वाले लोगों को भी कैंसर हो जाता है। इवन ओल्ड एज में भी कैंसर हो जाता है और डेफिनेटली मिडिल एज में तो कैंसर होता ही है। और आपने देखा होगा कि कई बार इसका क्योर इतना इजी नहीं होता, काफी लोगों की इसकी डेथ हो जाती है। रीजन ये है कि ये बॉडी में इतनी ज्यादा इफेक्ट्स करता है कि अल्टीमेटली उसको जब क्रिटिकल स्टेज आती है उसको हैंडल नहीं कर पाता है कोई भी डॉक्टर, कोई भी मेडिसिन वो ट्रीट नहीं कर पाती है। और मुश्किल ये है यहाँ पे कि इनिशियल जो इसकी स्टेज होती है वहां पे डिटेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि एज सच कोई साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते इसके। कई बार तो ये लास्ट स्टेज में ही जाके पता लग पाता है और उस टाइम तक हम कुछ नहीं कर पाते। तो देखो, कैंसर जैसे यहाँ पे भी ये लिखा है, काफी एक मेजर डिजीज है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में लोगों की डेथ हो रही है। इंडियंस में अगर देखा जाए तो मोर देन 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग हर साल कैंसर से मरते हैं। तो बेसिकली ये है क्या? द मैकेनिज्म दैट अंडरलाइन द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, जो मैकेनिज्म है जो बेसिकली कैंसर को डेवलप करता है, वो कहाँ से शुरू होता है। तो उसकी काफी रिसर्च की गई है बायोलॉजी एंड मेडिसिन में। अब देखो, यहाँ पे एक टर्म लिखा है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। तो देखो, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि सेल्स जो है वो ऑन्कोजेनिक हो चुके हैं और इसको किससे रिलेट किया जाता है? कैंसर। तो कैसे जो नॉर्मल सेल है वो ऑन्कोजेनिक हो जाते हैं, यानी कि वो सेल जो कि कैंसर कॉज कर रहा है। तो देखो, यहाँ पे क्या होता है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। सेल बढ़ते रहते हैं, वो ग्रो करते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप का अपना फंक्शन पकड़ लेते हैं, अपना स्ट्रक्चर पकड़ लेते हैं। और ये सब चीजें काफी ज्यादा कंट्रोल्ड मैनर में होती है, प्रॉपर रेगुलेटेड होता है। कैंसर सेल्स में क्या होता है, देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। मान लो मैं बोल रही हूँ कि आपके स्टमक के कुछ सेल्स हैं, ठीक है। अब स्टमक में कुछ सेल्स हैं जो HCl रिलीज करते हैं, कुछ सेल्स हैं जो पेप्सिन रिलीज करते हैं, देन कुछ आपके सेल्स हो गए जो म्यूकस रिलीज करते हैं। तो अलग अलग सेल्स का अलग अलग काम होता है। अब ये कितनी इनकी रेगुलेशन हो रही है, यानी ये सेल्स कितने बढ़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, वो तो मैकेनिज्म होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे इन सेल्स की रेगुलेशन बिगड़ गई तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, उनसे बनने वाली चीजें भी इफेक्ट होगी। तो यही यहाँ पे होता है, जो एक नॉर्मल रेगुलेशन होता है वो बिगड़ जाता है, उसमें ब्रेकडाउन हो जाता है। अब देखो, यहां से डिफरेंस स्टार्ट हो जाते हैं नॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स। तो बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल सेल एक प्रॉपर्टी दिखाते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट्स द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। देखो, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, और ये एक दूसरा सेल है, इसी तरीके से इसके साथ वाला तीसरा सेल। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ये इनके कॉन्टैक्ट में है। अभी कॉन्टैक्ट को कैसे इनहिबिट कर रहे हैं, ये सेल आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे की अनकंट्रोलेबल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। क्योंकि अगर सिंपल सा लेमन देखो, इनके बीच में कोई जगह नहीं है, यहाँ पे अननेसेसरी बहुत सारे सेल्स नहीं आ सकते। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सेल की जो कैंसर सेल्स खो देते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट, कैंसरस सेल्स जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड। उनको लगता वो एक दूसरे को आपस में रोक ही नहीं रहे हैं, इनहिबिट ही नहीं कर रहे हैं, और वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। अब यहाँ पे अननेसेसरी सेल बढ़ते रहेंगे। तो इस तरीके से एक मास ऑफ सेल्स बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर। अब इन्हीं ट्यूमर में से कुछ बिनाइन होते हैं, यानी जो एक ही जगह पे रहते हैं। लेट्स सपोज अगर हमारे सर पे कोई ट्यूमर हो गया है, या अगर सिंपल सा मान लो आपको कोई, आप इस तरीके से देखो, कोई आपकी बॉडी में कोई ऐसा रीजन है, कोई मोल है जो उठा हुआ है, ठीक है,
वो अगर बहुत सालों से वैसा ही है तो बेसिकली क्या है, वहां पे सेल्स की ग्रोथ तो हो गई है लेकिन वो बिनाइन है, अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, स्प्रेड नहीं हो रहा है दूसरी जगह में, तो उसी एरिया को डैमेज कॉज कर रहा है। लेकिन दूसरे हो जाते हैं मेलिग्नेंट। वो क्या होते हैं, प्लोरीफरेटिंग सेल्स कॉज नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स। तो मेलिग्नेंट में क्या होता है, यही ट्यूमर सेल्स पॉलीफरेट होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे फैलते रहेंगे। ब्लड है, ब्लड उनके जो सीरम है उसको एक जगह से दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगा। वो रैपिडली ग्रो करते रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह को इन्वेड करते रहेंगे और जहां जहां जाएंगे डैमेज कॉज करते रहेंगे। तो ये होता है मेटास्टेसिस। ठीक है, तो मेलिग्नेंट ट्यूमर की ये एक प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? अब देखो, एक मैंने आपको अभी बोला था कि एक होते हैं हमारे ऑन्कोजीन्स। तो बेसिकली देयर आर प्रोटो ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स में ये खासियत होती है कि वो कंट्रोल रहते हैं, कंट्रोल्ड अमाउंट में ग्रो करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से इनके अंदर ऐसी म्यूटेशन हो गई जिसकी वजह से इसने अपना फंक्शन को खो दिया, अब इस म्यूटेशन की वजह से ये रेगुलेट नहीं हो पा रहे और ग्रो करते रहते हैं, बेसिकली ये बन गए हैं ऑन्कोजीन। और ये ऑन्कोजीन रेगुलेशन नहीं कर रहा, तो सेल्स डिवाइड होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और अल्टीमेटली ये कॉज कर देते हैं ट्यूमर। अब अगर ये ट्यूमर मेलिग्नेंट है तो ये कैंसर हो जाता है। अब ये म्यूटेशन कॉज करने वाले जो होते हैं उनको कार्सिनोजेंस बोलते हैं। वो कोई फिजिकल हो सकती है, जैसे मान लो एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई, यूवी, ये सब हो गया। ये बेसिकली डीएनए को डैमेज कर देते हैं और ट्रांसफॉर्म कर देते हैं नॉर्मल नियोप्लास्टिक सेल्स या नॉर्मल सेल्स को। बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, कुछ डाइज ऐसे होते हैं, टोबैको का स्मोक होता है, वो लंग कैंसर कॉज करते हैं, तो इन सबको हम कार्सिनोजेंस बोलते हैं। कुछ कैंसर कॉजिंग वायरसेस भी होते हैं, तो उनको ऑन्कोजेनिक वायरस बोल देते हैं या फिर वायरल ऑन्कोजीन्स बोल देते हैं। Several genes called cellular oncogenes और proto-oncogenes, तो बेसिकली यही वो proto-oncogenes हैं जिसमें म्यूटेशन हुई और वो बदल गए ऑन्कोजेनिक जीन्स में। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारे कुछ प्रोटो-ऑन्कोजीन्स हैं जो कुछ सेल्स को रेगुलेट कर रहे हैं। उन जीन में म्यूटेशन हो गई, उन्होंने ऑन्कोजीन बना दिए जो रेगुलेशन नहीं कर पा रहा है और सेल डिवाइड होता रह रहा है। अब देखो, कैंसर की डिटेक्शन और डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, अर्ली स्टेज में अगर कैंसर पकड़ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। अर्ली डिटेक्शन जो है बहुत एसेंशियल है क्योंकि ट्रीट हो सकती है। अब बायोप्सी में क्या करते हैं, एक कुछ टिश्यूज ले लेते हैं, टिश्यूज का कल्चर कराते हैं और देखते हैं कि क्या वो नॉर्मली ग्रो कर रहे हैं या एकदम अनकंट्रोल मैनर में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो हिस्टोपैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि हिस्टोपैथोलॉजिकल क्या होता है, जब आप कटिंग करते हो, स्लाइड्स बनाते हो और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो, तो उन सबको हिस्टोलॉजिकल स्टडीज बोलते हैं। अब जैसे जो भी है, जिसका भी कैंसर होगा, उसके सेल्स ले लेंगे, ब्लड के, बोन मैरो के, और देखेंगे कि वो इंक्रीज सेल काउंट दिखाता है कि नहीं दिखाता। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है ल्यूकोमीनिया, तो ल्यूकोमियास क्या है, ये ब्लड कैंसर है जिसमें ब्लड के सेल्स बढ़ने लगते हैं। देन बायोप्सी में मैंने ऐसे बताया, सस्पेक्टेड टिश्यू को ले लिया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। अब कुछ टेक्निक्स ऐसी भी होती हैं जैसे रेडियोग्राफी को यूज कर सकते हैं। मान लो इनिशियली आपको सिस्ट फील हो रही है तो सबसे पहले तो यही करेंगे ना, आपका एक्सरे निकालेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो देखेंगे कि वो सिस्ट कैसी है, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर वो बहुत ही इरेगुलरली फैली हुई है, इसका मतलब वो उसी एरिया में फैल रही है, तो वहां पे थोड़ा सा पता लग जाता है कि उसका डिफाइंड स्ट्रक्चर है तो वो ट्यूमर हो सकता है, या अगर वो बहुत ही इरेगुलर वे में फैल रही है तो वो कैंसर होने के चांसेस होते हैं। फिर उसको फर्दर आप बायोप्सी वगैरह करते हो। ठीक है, तो ये इंटरनल ऑर्गन्स में भी ऐसे ही डिटेक्ट करेंगे। देन कंप्यूटेड टोमोग्राफी हो गई, एक्सरेज को, जिसमें अब एक 3D इमेज बन जाती है ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो फिर उसको एनालाइज कर सकते हैं।
MRI में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है, नॉन आयनिंग रेडिएशन यूज होती है। तो इतना हमको डिटेल में नहीं जाना है, हमको बस ये देखना है कि कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, उनके फुल फॉर्म और क्या वो टेक्निक्स हैं। जैसे MRI में मैग्नेटिक फील्ड यूज हो सकती है, तो इस तरीके से। एंटीबॉडी अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक। अब देखो, एंटीबॉडीज तो हमारी बॉडी में हर किसी की बन रही है, तो ऐसे ही कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, वो एंटीजन जो कि कैंसर स्पेसिफिक है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का टेस्ट कर सकते हैं, तो उससे भी हम डिटेक्शन कर पाते हैं। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक और हम एप्लीकेशन है जिससे हम वो जीन्स को डिटेक्ट कर पाते हैं जो इनहेरिट हो रहे हैं। मान लो कि लेट्स सपोज पेरेंट्स से कोई ऑफस्प्रिंग में गए हैं, तो अगर कोई ऐसा कैंसर है जो इनहेरिट हुआ है, तो हम देखते हैं कि बेसिकली क्या ये जो ट्रेट है ये पेरेंट्स से ही इनहेरिट हुआ है कि नहीं, तो वो सब स्टडी कर सकते हैं। हम आइडेंटिफाई करते हैं उन जीन्स को और बाकी सारी चीजें। अब देखो, सच इंडिविजुअल मे बी अवॉइड टू एक्सपोजर। अब डेफिनेटली हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कैंसर को ट्रीट कैसे करना है, तो ऑब्वियसली ये भी पता होना चाहिए कि वो किससे हुआ है, तभी हम पता लगा पाएंगे कि उसको कैसे प्रिवेंट करना है। तो उन लोगों को हम ऑब्वियसली एक्सपोजर टोबैको से कम करना चाहिए, ताकि उससे लंग कैंसर हो सकता है। ठीक है, देन कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है। अब देखो, कैंसर का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। एक तो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, अगर छोटी है, माइनर है, जिसको सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। बट ये हर केस पे इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि मान लो हमने अभी एक चीज पढ़ी थी, मेटास्टासिस। मेटास्टासिस क्या होता है, ये फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आपके लंग वाले रीजन में है और यहाँ पे बड़ा ट्यूमर है और सर्जरी कर दी, तो वो ठीक से तो नहीं जाएगा, उसका कुछ फ्लूइड है और वो फ्लूइड जहां जहां ट्रांसफर होगा, लेट्स सपोज स्टमक तक जाएगा, तो ये कैंसर आपका स्टमक तक फैल सकता है। इसलिए हर केस में सर्जरी नहीं की जाती। रेडिएशन थेरेपी, जिसमें रेडिएशन दिए जाती हैं, इम्यूनोथेरेपी, तो रेडियोथेरेपी में ट्यूमर्स आर इरेडिकेटेड लीथली। अब प्रॉपर केयर, ऑब्वियसली आसपास नॉर्मल टिश्यूज भी हैं, तो उनको नहीं डैमेज होना चाहिए, तो वो देखा जाता है। कीमोथेरेपी सब लोगों ने सुनी है, तो बेसिकली कीमोथेरेपी में क्या होता है, जैसे आप ग्लूकोज चढ़ाते हैं ना बॉडी में, इसी तरीके से लिक्विड की फॉर्म में बेसिकली केमिकल्स होते हैं, वो मेडिसिन होते हैं जिसको चढ़ाई जाती है। बहुत ज्यादा हॉट, बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं जिसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बाल झड़ जाते हैं, अनीमिया हो जाता है जो यहाँ पे मेंशन किया है, तो ये कैंसरस सेल्स को मारती है। ठीक है, कभी कभी इन सभी को एक साथ भी यूज किया जाता है, तो कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं ये सारे। Then tumor cell have been shown to avoid detection and destruction by immune system. हमारा इम्यून सिस्टम तो उसको डिटेक्ट कर नहीं पाता है, तभी तो इजीली हमको साइन सिम्टम्स मिल नहीं पाते, ना ही डिस्ट्रॉय कर पाता है। देयरफॉर जो पेशेंट्स हैं आर गिवन सब्सटेंसेस, उनको सब्सटेंस दिए जाते हैं जैसे अल्फा इंटरफेरॉन, विच एक्टिवेट्स देयर इम्यून सिस्टम, जो उनकी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा ताकि वो उन कैंसर और ट्यूमर कॉजिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज।